नमस्कार दोस्तों, रात के 9:30 बज चुके हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। 4 सितंबर है आज की तारीख और टॉपिक है आज का नाभिकीय भौतिकी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखे जाने का। आज टर्म है क्योंकि आज साइंस का टर्म होता है और साइंस में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न हैं उनको तो हम देखेंगे ही, साथ में आज के 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे करंट अफेयर के। हाल ही में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी टेस्ट सीरीज, जैसे कि जीआईसी लेक्चरर टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर। बहुत ही कम पैसे में 149 रुपये में वो दी जा रही है, 15 टेस्ट जीएस पोर्सन का। आप उसको जरूर ज्वाइन करें अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिस करें जिससे आप सफल हो पाए। आपको अगर अच्छे से स्कोर करना है तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये तो आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य का अधिकांश भाग बना है, किससे बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन से। सूर्य जो है इसका अधिकांश भाग, इसमें अधिकांश का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो पार्ट है, बाकी अन्य तत्व भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलता है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बना है और मतलब इसका योगदान है, मिश्रण ऐसे नहीं कहना ठीक है। 71% आपका इसमें हाइड्रोजन है और हीलियम की मात्रा आप देखेंगे तो 26% आपका हीलियम इसमें मिलेगा। ठीक है। सूर्य के बारे में और इंफॉर्मेशन देखी जाए तो सूर्य जो है ये पृथ्वी से, इसकी औसत दूरी कभी कभी आपसे पूछी जाती है, तो इसका 1496 और उसके बाद में 5 जीरो लगा दीजिए, ये इतने किलोमीटर दूर है। और अगर मील में पूछा जाएगा तो 929 और इसको लिख दीजिए 60,000। इतने मील, ये किलोमीटर हुआ और ये माइल हुआ, इतनी दूरी है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि जो सूरज होता है, सूरज से प्रकाश आने में पृथ्वी तक कितना समय लगता है? तो ये 8 सही 1/3 हम ऐसे कह देते हैं, लेकिन करेक्ट ये एग्जैक्टली होता है 8 मिनट होता है और 16.6 सेकेंड होता है। ये सूर्य के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, आप पढ़ सकें, तो 109 की सब्सक्रिप्शन पे डेली टेस्ट भी इसको दे सकते हैं और वीकली टेस्ट, कल आपका टेस्ट है, कल जो टेस्ट होगा उसमें भी आप प्रतिभाग कर सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर यह भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? जो सूर्य और तारों से ऊर्जा मिलती है और जो प्रकाश है उसका स्रोत क्या है? इस स्रोत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है कि नाभिकीय संलयन होता है? नाभिकीय बल, नाभिकीय बल तो ऐसे आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे प्रक्रिया पूछी जा रही है तो नाभिकीय संलयन होता है, ना कि विखंडन। जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के कारण, फिजन नहीं, फ्यूजन ध्यान रखिएगा, ये संलयन, इससे सूर्य की जो जितनी भी ऊर्जा है, प्रकाश है, ये मिलता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक नाभिक और दूसरा नाभिक, और दोनों ये संयुक्त हो गए और संयुक्त होके इसने एक भारी नाभिक बना दिया। तो भारी नाभिक जो बनता है इसका द्रव्यमान हल्के दोनों नाभिकों के योग से थोड़ा सा कम होता है। इनका जो द्रव्यमान होगा उनसे इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और ये जो द्रव्यमान कम होगा तो जो द्रव्यमान की क्षति हो रही है, यही द्रव्यमान की जो क्षति है, ये क्षति, ये हानि आपकी ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और यही ऊर्जा के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो सूर्य में भी यही होता है और इसी कारण से सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा संलयन के कारण उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो रूस में बनाया गया था, ये कहा जा रहा है। अगर आपको स्पीड कम लगे, स्पीड बढ़ा लीजिए, ज्यादा लग रही है तो कम कर लीजिए, यूट्यूब ये फंक्शन, ये फैसिलिटी आपको देता है। तो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर रूस में बनाया गया था। दूसरा है कि वह नाभिकीय अपक्रिया, जिसमें तो बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती है। इसको तो हम देख चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है रूस में बनाया गया था, ये गलत है। रूस में नहीं बनाया गया था। ये जो नाभिकीय रिएक्टर है ये रूस में नहीं, इसके बारे में आप याद रखिए, इसके डिटेल में मैं जाके आपको बता रहा हूँ। ये शिकागो यूनिवर्सिटी पड़ती है और शिकागो यूनिवर्सिटी जो है वो यूएसए में पड़ती है। शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फर्मी थे और प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में
ये पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। तो दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा पहला, तो दूसरा सही हो जाएगा। केवल दो इसमें सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और नाभिकीय अपक्रिया में तो हल्के नाभिक मिलते हैं और भारी नाभिक बनाते हैं। भारी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो हल्के नाभिक से कम होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर अर्थात परमाणु भट्ठी में न्यूक्लियर क्रियाएं नियंत्रित परिस्थितियों में कराई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर को ही हिंदी में परमाणु भट्ठी कहा जाता है। रिएक्टर का भट्ठी और न्यूक्लियर का परमाणु, और ये कहा जा रहा है कि नियंत्रित होती हैं। अगर नियंत्रित होती हैं तो ये सही हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है न्यूक्लियर रिएक्टर एक विशेष प्रकार की भट्ठी है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। अब न्यूक्लियर जो रिएक्टर है, रिएक्टर से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल भी हमको करना होता है। तो अगर ये अनियंत्रित हो गई, अनकंट्रोल्ड हो गई, तो अनकंट्रोल्ड होने पे तो हम इसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। अनकंट्रोल्ड होने पर इसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे और ये विध्वंसकारी हो जाएगी। इसलिए इसका कंट्रोल्ड उपयोग ही करते हैं, है ना। नियंत्रित होता है, तो दोनों ये सही हो जाएंगे, नियंत्रित परिस्थितियों में ही होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये यूरेनियम 235 का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन इसके अंतर्गत करा के विखंडन से जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, नियंत्रित तौर पर यह कराया जाता है, उसी ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसको देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। नियंत्रित विखंडन क्रिया मंद चाल से होती है। ये देखिए बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत ही, इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, स्लो मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, इसको कहा जा रहा है कि ये स्लो मूवमेंट होता है। तो स्लो मूवमेंट के बारे में क्या आप कंफर्म है कि इसका मूवमेंट वास्तव में स्लो होता है और कृत्रिम उपायों द्वारा विखंडन क्रिया की दर को नियंत्रण में रखना संभव नहीं है? अब जरा सोचिए, अगर नियंत्रण की दर को रखना संभव ना होता तो हर परमाणु रिएक्टर में विस्फोट होता और विस्फोट होने के बाद में वो त्रासदी मचा देता। तो मंद चाल से होती है और ये तभी हो पाती है जब कंट्रोल करना संभव है। अगर कंट्रोल करना संभव ना होता तो क्या होता? तो पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि संभव है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूरेनियम 235 का नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। श्रृंखला अभिक्रिया की अंग्रेजी होती है चेन रिएक्शन। अंग्रेजी वाले इधर देखें और हिंदी वाले भी अंग्रेजी पढ़ने की कुछ आदत डालें, कीवर्ड पढ़ें। यूरेनियम 235 पर जब मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार होती है तो यूरेनियम 235 का परमाणु एक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, जिससे यूरेनियम 236 बन जाता है। 235 है और इसमें एक न्यूट्रॉन और मिल गया, और एक न्यूट्रॉन जैसे और मिला तो ये हो गया यूरेनियम 236। और यूरेनियम 236 जब ये बनता है तो विखंडन की क्रिया प्रारंभ होने के पश्चात बाहर से न्यूट्रॉनों की बौछार ऐसा नहीं है कि आवश्यक ही है, क्योंकि क्रिया में निकले न्यूट्रॉन विखंडन क्रिया को अपने आप आगे बढ़ाते रहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया, यानी कि एक न्यूट्रॉन निकला फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा और ऐसे क्रिया बढ़ती चली जाएगी और यूरेनियम 235 का 236 में रूपांतरण होता रहेगा। तो एक श्रृंखला बन जाती है, 1 2 3 ऐसे निकलते जा रहे हैं ना, तो एक ये चेन का निर्माण हो जाता है, एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो कहा जा रहा है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है ना। नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला क्रिया और उसका कारण, कथन कारण का यहाँ प्रश्न बनेगा तो ए और आर दोनों सही होंगे और व्याख्या भी करेंगे। ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है, आप इसको पढ़ेंगे सब समझ आएगा, मैं पूरा लिख के आपको समझाया दे रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है, परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा है कि परमाणु बम के निर्माण में यूरेनियम 235 का प्लूटोनियम 239 का, दोनों का मतलब यह लगा हुआ है, 235 और प्लूटोनियम 239, इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। अब परमाणु बम जो है ये नाभिकीय संलयन पे आधारित है कि विखंडन? दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दोनों आपको अभी समझ में आ जाएंगी। विखंडन का मतलब होता है एक कोई नाभिक है उसका अलग हो जाना, टूट के अलग अलग। संलयन का मतलब है ये अलग अलग है और इसका एक हो जाना, है ना, अभी हमने बताया था। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह आधारित होता है, ना कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। सामान्यतः नाभिकीय बम भी इसी को कहा जाता है ना। परमाणु बम जो है
इसी को नाभिकीय बम भी कहा जाता है। और हाइड्रोजन बम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। संलयन वाला ज्यादा खतरनाक होता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, बताइए सर्वप्रथम किसने बताया कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो ये बराबर दो खंडों में विभक्त हो जाता है। यूरेनियम 235 लीजिए और यूरेनियम 235 पर नाइट्रोजन की बौछार कराइए, और जब नाइट्रोजन की बौछार होगी तो ये दो बराबर खंडों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात किसने बताई थी? और ये बात बताई थी ऑटो हान और एफ स्ट्रॉसमैन ने। ऑटो हान और एफ स्ट्रॉसमैन ने ये बात बताई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ऑटो हान और ये जो स्ट्रॉसमैन है, ये जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ के रहने वाले थे, मूलतः कहाँ के निवासी थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और ये स्ट्रॉसमैन, ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार कराई और तब उन्होंने इसको सिद्ध किया कि देखो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। भारी परमाणु के नाभिक के लगभग दो बराबर अंशों में टूटने को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक भारी लीजिए और इसको तोड़ दीजिए, तो दो बराबर भागों में ये बढ़ जाएंगे, तो इसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और नाभिकीय विखंडन में मुक्त हुई ऊर्जा को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में जो मुक्त हुई ऊर्जा होगी उसको नाभिकीय संलयन नहीं कहा जाएगा, उसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाएगा जो इससे निकलती है, ना कि नाभिकीय संलयन कह दिया जाएगा। संलयन और विखंडन एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इससे जो मुक्त होगी ऊर्जा उसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वे आकर्षण बल जो परमाणु नाभिक में न्यूक्लियानों, न्यूक्लियान जब कहा जाएगा शब्द, न्यूक्लियान, न्यूक्लियान, न्यूक्लियान का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों की बात हो रही है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित तौर पर न्यूक्लियान कहा जाता है। इनको परस्पर बांधे रखता है जो आकर्षण बल होता है। तो ये आकर्षण बल क्या कहलाता है? और यही जो आकर्षण बल है इसको हम क्या संज्ञा देते हैं, यही प्रश्न है। जिस बल के कारण ये बंधे रहते हैं, न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं ना, तो ये जो है इसी को नाभिकीय बल कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, न्यूक्लियर फोर्स इनको कहा जाता है। ठीक है, और नाभिकीय बलों की उत्पत्ति नाभिकीय कण के मध्य मेशानों के विनिमय के कारण होती है। जो मेसांस कण होते हैं तो मेसांस के विनिमय के कारण यह संभव हो पाती है ना। जब एक ऋणावेशित मेसान का न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में स्थानांतरण होता है यानी कि ट्रांसफर होता है, तो इस ट्रांसफर के फलस्वरूप न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण से जो ऊर्जा है, नाभिकीय बल जो है, वो एक दूसरे को बांधे रखने का काम कर पाता है। अगला जो प्रश्न है, वैसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? परमाणु भार समान है ना, परमाणु भार समान है, लेकिन उनकी जो परमाणु संख्या है वो भिन्न है। तो परमाणु संख्या भिन्न है और परमाणु भार समान है, तो भार समान है तो समभारी, भार समान है तो समभारी यानी कि समान भार। ए ऑप्शन आइसोबार्स इनको कहा जाता है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या इनकी समान होती है। ठीक है, तो ये परमाणु संख्या भिन्न होती है और इनका जो है ये ध्यान रखिएगा, संभारिक उनको कहा जाता है, संभारी कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान होती है और इनका जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न होता है, ऐसे आप याद कर लीजिए। और संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्याओं का जो योग है, अगर आप वैसे देखेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या तो आपको अलग मिलेगी, ये पहला है और ये दूसरा है, तो प्रोटॉन तो अलग अलग आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो इनका जो योग फर्स्ट में होगा और इनका जो योग सेकंड में होगा ये समान होगा। तो संभारी के बारे में ये इतना ध्यान रखना है।
जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या एक ही है 14, और ये दोनों तत्व इस तरीके से संभारिक है। वैसे आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या भी 40 है, तो ये युग्म भी संभारिक युग्म ही कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। अब इसमें क्या है, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन तो इक्वल है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं है, इनमें अंतर पाया जा रहा है, ये भिन्न भिन्न संख्या में पाए जा रहे हैं, तो इनको समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप्स जो नाम आपने सुना होगा, तो इनको आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, समस्थानिक ये कहलाते हैं। समस्थानिकों में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो अलग अलग है। प्रोटॉन समान है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो ऐसे को समस्थानिक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। है क्या? फोटॉन, फोटॉन के बारे में बात की जा रही है, और फोटॉन को कहा जा रहा है कि ये ऊर्जा के बंडल हैं और ये बंडल प्रकाश की चाल से चलते हैं। प्रकाश की चाल से, बिल्कुल सही बात है। फोटॉन के बारे में एक बार पूछा गया था कि ये निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का बंडल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ऐसे दे दिया जाता है, तो फोटॉन। और सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है और इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इनका जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है, विराम द्रव्यमान। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण कहाँ से होता है, तो इन्हीं से होता है, इन्हीं मूल कण। मूल कण कौन से हैं? ये फोटॉन्स। तो फोटॉन्स को आप ध्यान रखेंगे, ये मूल कण है और ये विद्युत चुंबकीय किरणों के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको चलिए देखते हैं। पाई मेसान कण की खोज किसने की थी? पाई मेसान कण, पाई मेसान भी एक कण है। पाई मेसान जो कण है, ये वैज्ञानिक एक थे, युकावा, युकावा ने इसकी खोज की थी। ये कण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जो ये कण हैं, इनमें एक होता है धनात्मक पाई मेसान, एक होता है ऋणात्मक पाई मेसान। और ये अस्थायी कण होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल कण होते हैं। ठीक है, और इनका काल 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। ये ध्यान रखना, 274 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, पाई मेसान कण का। खोज युकावा ने की थी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1935 में इसको खोजा गया था इकावा के द्वारा, युकावा, युकावा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, न्यूट्रिनो द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण होते हैं। न्यूट्रिनो जो है वो द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण होते हैं। और दूसरा है कि न्यूट्रिनो की खोज 1930 में चैडविक ने की थी। और तीसरा है कि न्यूट्रिनो कण दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो दो प्रकार के होते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। द्रव्यमान व आवेश रहित होते हैं, है ना, विदाउट मास, विदाउट चार्ज ये कण होते हैं, ये भी सही है। अब इसकी जो खोज है न्यूट्रिनो की, इसकी खोज पाउली ने की थी। किसने खोजा था इसको? पाउली ने इसको खोजा था। और पाउली ने इसको खोजा था, इस कारण से जो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। पाउली इसका सही उत्तर है और ये 1930 में खोजा था, तो दूसरा गलत हो जाएगा, 1 2 इसका। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो सी ऑप्शन, बी नहीं गलत, मतलब बी यहाँ पे मैं बोल गया था, ये दूसरा गलत है, तो 1 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई एग्जाम देने आप चलिए, तो सबसे ज्यादा उसमें क्या ध्यान रखना है, पेपर अच्छा हो। और ये प्रैक्टिस से आता है। कई बार आप सोचते दूसरा कुछ है, प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, सोचा ए ऑप्शन और गोला बना दिया बी ऑप्शन, तो उसको तो बी ऑप्शन ही नजर आएगा। ओएमआर स्कैन करने की मशीन होती है, तो वो तो ये तो सोचेगी नहीं कि ये बच्चा बड़ा बढ़िया है, ये बहुत अच्छे से मतलब पढ़ता लिखता है और प्रश्न के जवाब इसने अच्छे दिए हैं, है ना। तो वही सारी समस्याओं के कारण कई बार आपकी मतलब ध्यान न देने के कारण कई बार आपकी जो प्रश्न करने की मतलब आप कह सकते हैं कि नॉलेज और करने का जो रेट है, तो वो बहुत अंतर हो जाता है उसमें, तो ये समस्या न क्रिएट होने दीजिए। अगला जो प्रश्न है, पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है। क्या है? धनावेशित मूल कण है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश कण इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है।
ये दो स्टेटमेंट है, इंडिविजुअली अलग अलग दिए हैं। तो पॉजिट्रॉन जो होता है, पाजी होता है, पैसा पाजी लोगों के पास होता है ना, तो धनावेशित आप इसको ऐसे कर लीजिए। और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश कण इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। तो पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका द्रव्यमान, और वो जो है पॉजिट्रॉन का ये बराबर होता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन को एंटी कण भी कहते हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये पॉजिट्रॉन है, इसको एंटी कण भी कहा जाता है, एंटी कण भी कहा जाता है, एंटी पार्टिकल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये अधिक नहीं होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी इसका जो है वो मतलब दूसरा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का अस्थायी कण है, जो अस्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये अस्थायी कण है, यहाँ पे फ्लोटिंग लिखा हुआ है, अनस्टेबल भी इसको करिए तो ज्यादा सही रहेगा। अस्थायी कण कौन सा है, तो इसमें पॉजिट्रॉन, मेसान, फोटॉन, ये कोई भी आपसे पूछ लिए जाएंगे, बदमाश जो है ये सब अस्थायी कण, परमाणु के अस्थायी कण होते हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, फोटॉन। यहाँ पे न्यूट्रिनो भी आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे आप न्यूट्रिनो को भी लिख लीजिए, जो न्यूट्रिनोज होते हैं, न्यूट्रोनोज भी इसमें आ जाएंगे। आप एंटी न्यूट्रिनोज की भी इसमें लिख लीजिए। और ये तीन, ये पांच कण जो है, इनका नाम याद रखिए, ये सब अस्थायी प्रकृति के होते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोग भी आपको ऐसे मिल जाएंगे इधर उधर, स्टेबिलिटी नहीं होती है। किसी दिन एसएससी की तैयारी करेंगे, फिर एक दिन वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, फिर एसआई की वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करने लगे। जॉब सिक्योर करने के लिए आप कुछ भी करिए, लेकिन आप आपका जो मूल मकसद है उससे भटकिए ना। जॉब सिक्योर करने के लिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। और दूसरा है कि न्यूट्रॉन का जीवन काल बहुत लंबा होता है। अब यहाँ पे दिया बहुत लंबा, ऐसे देता बहुत छोटा, तो लंबा छोटा से तो काम हो जाता, लेकिन बहुत लंबा यानी कि कुछ सोचने की जरूरत है। और इसको आप वैसे भी गलत कर सकते हैं, केवल 17 मिनट का इसका जीवन काल, बहुत शॉर्ट टाइम है ये, 17 मिनट का ही इसका जीवन काल होता है, ठीक है, केवल 17 मिनट का। तो दूसरा तो गलत है। और आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन, जो परमाणु के नाभिक में रहता है, ये तो बिल्कुल सही है ना, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, 17 मिनट का जीवन काल होते हैं, आवेश रहित होते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन में ये उपयोगी है, तो हमारे लिए ये यूजफुल हो जाता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। 1897 में खोजा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस सन में खोजा गया। और दूसरा है कि रदरफोर्ड के द्वारा। दूसरा है प्रोटॉन की खोज 1919 में, ये जे थॉमसन के द्वारा। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय प्रोटॉन की खोज जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, ठीक है। तो ये दूसरा, पहला सन के हिसाब से दोनों सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। और इस लिहाज से दो फैक्ट दिए थे, चार फैक्ट है टोटल, इनमें से कोई सही नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी 1897 में, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1919 में। सीधा प्रश्न पूछा जाता है या आपको लिस्ट दे दी जाती है, एक तरफ ये दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इधर खोजकर्ता का नाम दे दिया जाएगा। अच्छा जरा बताइएगा, चैडविक ने किसकी खोज की थी, कुछ आप जानते हैं? चैडविक ने। अगला जो प्रश्न है वो परमाणु का मूल अस्थायी कण आपसे पूछा जा रहा है, क्या है मूल अस्थायी कण? इलेक्ट्रॉन मत टिक कीजिएगा, प्रोटॉन भी नहीं, जो परमाणु के मूल अस्थायी कण है वो क्या है? केवल न्यूट्रॉन भी मत टिक कीजिएगा, ये सभी हो जाएंगे महाराज, सब हो जाएंगे। ऐसा क्या ऐसा है? बहुत कंफ्यूजन होता है। परमाणु के मूल अस्थायी कण क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सभी हो जाएंगे। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित वह सूक्ष्म और ऋणावेशित कण जो नाभिक के चारों ओर एक नियमित कक्षा में चक्कर लगाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। और बाकी नाभिक में जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। परमाणु के मूल अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चलिए आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखते हैं। आज के करंट अफेयर के प्रश्नों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उसको देखिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। राज्य पशु, राज्य पक्षी,
राजपशु में दिया है हिम तेंदुआ और राजपक्षी काली गर्दन वाली क्रेन। और इसका सही उत्तर क्या है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये राजपशु हिम तेंदुआ भी घोषित किया गया है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, और राजपक्षी काली गर्दन वाली क्रेन दोनों सही है। तो इनमें से कोई सही नहीं कहा जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सही पूछा जाता तो ए ऑप्शन हो जाता, लेकिन सही नहीं पूछ रहा है इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसने हिम तेंदुए पैंथर यूनिका को अपना राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन क्रस निक्रियोलोसिस को नया राज्य पक्षी घोषित किया है। 31 अगस्त 2021 को ये वहां के उपराज्यपाल हैं श्री राधा कृष्ण माथुर, आर के माथुर, उनके द्वारा जारी किया गया आदेश। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग प्रशासनिक विभागों में विभाजित किया गया था, और उसमें तत्कालीन जो जम्मू और कश्मीर राज्य है उसमें काली गर्दन वाली क्रेन और कश्मीरी हिरण क्रमशः राज्य पक्षी और पशु थे। ये ध्यान रखिएगा। पहले अगर पूछा जाए कश्मीर के थे कौन थे, तो काली गर्दन वाली क्रेन और कश्मीरी हिरण राज्य पक्षी था, काली गर्दन वाली क्रेन और कश्मीरी हिरण ये पशु था। लेकिन लद्दाख जो है ये अलग हुआ है, तो इसने अब अपना बनाया है और लद्दाख ने राज्य पशु घोषित किया है हिम तेंदुओं को, और काली गर्दन वाली क्रेन को ये पक्षी बना दिया है राज्य पक्षी। लद्दाख में अभी 2 डेवलपमेंट और हुए हैं, और लद्दाख में जो 2 डेवलपमेंट हैं, लद्दाख में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन हुआ है। आईएएफ ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावरों में से एक का निर्माण भी किया है। जो ऊंचाई वाली चीजें आएंगी तो आप लद्दाख को हेल्प लेके लद्दाख की और इसको सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? 2020 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, और लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था। तो लखनऊ तो लगातार 2 बार, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार ये गांधीनगर में किया जाएगा। और गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में इसका गांधीनगर में आयोजन किया जाएगा, है ना। और ये जो डिफेंस एक्सपो 2022 है, वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है गुजरात की? विजय रूपानी। तो विजय रूपानी ने ही इसकी घोषणा की है, विजय रूपानी ने। और रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच में समझौता हुआ है, उसी के तहत ये होगा। 100 देशों से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। 10 से 13 मार्च तक गांधीनगर में 2022 में आयोजित किया जाएगा। और उद्देश्य यही होता है डिफेंस, भारत को डिफेंस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए काम करता है। फोकस इसकी जो थीम होती है, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि भारत किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, और अपनी चीजों को दिखाया जाता है कि देखो हम ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। दिक्कत यही है कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बड़ी बात है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कोई नई संस्था नहीं है। 1988 में 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में, 1988 में तो जिनको बनाया गया वो शामिल हुई थी वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला 1988 में इसमें शामिल हुई थी, और ये आईआईटीएन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से, आईआईटी कानपुर से इनके पास स्नातक की डिग्री है। और इनको अभी बना दिया गया है इसका महिला मतलब अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, और ये पहली महिला है ऐसे ओहदे पर पहुंचने वाली इसमें। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, और महिलाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, पुरुषों को भी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपकी भी माँ है, बहन है, आपकी भी घर में महिलाएं होती हैं, आपकी जो फ्रेंड्स होंगी, तो वो सबको सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब काम आप अकेले कर सकते हैं। ठीक है, सबका योगदान होता है। अगला जो प्रश्न है पैरा ओलंपिक 2020 में, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये पदक इन्होंने जीता है, ये सबसे पहले तो ध्यान रखिए, ये तीरंदाज हैं। अगर इनका नाम आपसे पूछा जाएगा हरविंदर सिंह, इस बार ये कमाल दिखा रही है टीम, अभी तक के सर्वाधिक पदक ओलंपिक में लेके आ रही है। पैरा ओलंपिक जो हमारी टीम गई है, इन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 साल के ये पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले हमारे भारत की तरफ से ये तीरंदाज हैं, और पदक जीतने वाले पैरा ओलंपिक में ये पहले तीरंदाज बने। इसके बाद एक प्रश्न और अभी आएगा, उसमें और पदक हमने जीते हैं हमारे खिलाड़ियों ने, तो इनकी जीत के साथ
आप उस समय आप देखेंगे तो 13 पदक आपको, मतलब आगे फिर ये देखिए, इसको अभी मत याद कीजिए क्योंकि ये आगे भी चीजें चेंज होती रहेगी। अब देखिए एक नाम ये आएगा, मनीष नरवाल और सिंह राज अधाना ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस खेल के फाइनल में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता। यानी कि मनीष जो नरवाल हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है, और इन्होंने सिंहराज अधाना जो है, इन्होंने क्या जीता है, चांदी जीती है, सिल्वर जीता है। और ये किस खेल में जीता है ये पूछा जा रहा है, तो ये भी निशानेबाजी में ही जीते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 50 मीटर स्पर्धा में इन लोगों ने जीता है, और ये कांस्य पदक इसमें किसी दूसरे के वो ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा, दूसरे देश के खिलाड़ी को मिला है, उतना ज्यादा नहीं। अब इसको तो आप देखेंगे, इनको इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो 15 पदक हो जाएंगे। खैर अभी ये सब मत ध्यान रखिए क्योंकि ये लास्ट में डिस्कस करने वाली चीजें हैं, क्योंकि कोई दिमाग में बैठ गया तो लास्ट वाला भूल जाएगा। अभी तो चल ही रहा है, अब देखते हैं कितना फाइनल में जो फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे तो उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये निशानेबाज है, इनको तो भूलिएगा नहीं कि ये है क्या, इस चीज को तो नहीं भूलना है। सुमेलित करने पे ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के अनुसार शीर्ष देश इसमें कौन है ना। तो इसमें हुरून इंडिया को थोड़ा सा हटाइए, ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुसार शीर्ष देश घोषित किए हैं, ये प्रश्न आप रखिए। इंडिया के बारे में भी आंकड़े हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन पूरे विश्व स्तर पर अगर देखा जाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा जो लिस्ट में शामिल कंपनियां हैं, तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर। इसमें स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका शीर्ष स्थान पे, सेकंड पे चाइना है, और थर्ड पे इंडिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे 51 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखेंगे 396, चाइना में आप देखेंगे तो यहाँ पर 277 है स्टार्टअप। ठीक है, अब भारत में देखेंगे तो बेंगलुरु शहर में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, बेंगलुरु में 51 में से 31 वहीं पर आपको मिल जाएंगे। फिर आपको मुंबई में मिलेंगे, मुंबई में आपको लगभग लगभग क्या, ये 12 मिल जाएंगे। बाकी शेष जो है वो इधर उधर मिलेंगे। तो लिस्ट अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें लिस्ट के तौर पर अमेरिका, चीन और इंडिया को ध्यान रखना। भारत में पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिलिंगो 310 अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के साथ भारत में इस रैंकिंग में शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, भारत में देखा जाए तो। ठीक है, जिलोंगो का मुख्यालय वैसे सिंगापुर में है, और एक शहर में मुख्यालय वाले यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत में बेंगलुरु शीर्ष पर, यहाँ पर 31 है, ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसको। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सूची में, जो ये सूची जारी की गई, तो इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में इस सूची में जो ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इसको शीर्ष स्थान मिला है। भारत के किस संस्थान को सबसे अच्छी रैंक प्राप्त हुई? वो रैंक 300 से ऊपर है, 301 से 350 वाले कैटेगरी में ये आता है ना, जो ये बनाया गया है, तो उसके अंतर्गत, उस ब्रैकेट के अंतर्गत ये आता है। लेकिन तब भी भारत में शीर्ष है आईआईएससी बैंगलोर। आईआईएससी बैंगलोर जो है, आईआईएससी बैंगलोर का मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना? आईआईएससी बैंगलोर यानी भारतीय विज्ञान संस्थान जो बैंगलोर में है। बाकी भारत के और देखें तो रोपण, जो आईआईटी रोपण है, इंदौर है, ये उसके आगे के स्थान है, 351 से 400 के बीच में आ जाएगा। आईआईटी इंदौर आपका 401 से 500 के बीच में आ जाएगा। दिल्ली इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं। ठीक है, विश्व स्तर पर देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 1 पर हो जाएगा, और सेकंड स्थान पर जो आया है वो है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। तो ऑक्सफोर्ड यूके और कैम्ब्रिज यूके, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये दोनों यूके में है, पहले और 5वें स्थान पे। बाकी दूसरे तीसरे चौथे पे ये यूएस के कैलिफोर्निया, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड है। ये भी पूछा जाता है कहाँ के विश्वविद्यालय हैं, कभी कभी सुमेलित करने में जीके के तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के व्लादिवोस्टक में आयोजित छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को किस भारतीय नेता ने संबोधित किया? तो यहाँ पे ये देखिए प्रश्न, यहाँ पर ये गलत फॉर्मेट हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे पहले ही दे दिया है, तो ये गलत हो गया है। तो इसको जो संबोधित किया है, यही प्रश्न था, आपको उसमें पीडीएफ में इसको सही करके दिया जाएगा।
28 नंबर प्रश्न, और एक प्रश्न अभी थोड़ी सी गलती उसमें थी, उसको भी सही कर दिया जाएगा। मेनली यही इसी में गलती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको क्या किया है, संबोधित किया है। आपसे पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बनाया जा रहा था पहले कि ये कहां पर, तो ये व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था, ये व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसको नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संबोधित किया। ठीक है, और ये जो छठा पूर्वी आर्थिक मंच जो सम्मेलन ये हुआ है, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रमुख भारतीय तेल और गैस कंपनियों के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस में लेके गए हैं और वहां पर पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन वहां पे गया, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो ये ईईएफ है, शिखर सम्मेलन 2021, इसमें इसको संबोधन किसने प्रदान किया, भारत के किस व्यक्ति ने, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत का विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको एसडीआर बोलते हैं, उसको बढ़ाकर लगभग कितना कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जीआईसी लेक्चरर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप 6307281212 पर जीआईसी लिखकर भेजिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ये चल रही है, जिसका जो भी टेस्ट अभी तक छूटा है वो भी मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इसका हम आपको ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन देने के बाद आप पीडीएफ पेपर का ले पाएंगे और पीडीएफ आप ले पाएंगे एक्सप्लेनेशन सहित। तो इसका लाभ उठाइए और अपने स्कोर को 40 क्वेश्चन जो जीएस पोर्शन के आएंगे उसको इंक्रीज करिए। तो ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 29 नंबर प्रश्न, तो ये लगभग 19 अरब डॉलर, 19 अरब डॉलर से ऊपर ही है, 19.41 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर ये हो गए हैं इस समय भारत की जो एसडीआर वैल्यू है। ठीक है, और ये किया किसने है, आईएमएफ ने किया है। आईएमएफ के बारे में और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आईएमएफ का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, तो आप बताइए कहां पर है। ये वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, वाशिंगटन डीसी में ये पड़ता है आईएमएफ का मुख्यालय। अगर इसकी अध्यक्षा आपसे पूछ ली जाए, इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक आईएमएफ की क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा, लेगार्ड नहीं, जॉर्जिवा आपको ध्यान रखना है। और भारत की एक है गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ आईएमएफ में मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री हैं, मुख्य अर्थशास्त्री उनको बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। तो ये गीता गोपीनाथ है, ये आईएमएफ के बारे में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे जीके के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति जो होगी, ये लाभ प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता पर जो पत्रकार हैं उनके बीच जो भेदभाव या समानता होती है, उस पर, उन पहलुओं पर गौर करेगी। 2 महीने के भीतर अपनी ये सिफारिश देगी, बैठकें आयोजित करेगी, पीआईबी द्वारा इसको सूचनाएं प्रदान की जाएंगी, है ना। तो ये किसकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है, तो ये है अशोक कुमार टंडन। और अशोक कुमार जो टंडन है, ये प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य हैं अभी, अशोक कुमार टंडन, इन्हीं की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसके अलावा इसमें ये 11 लोग और होंगे, 12 सदस्यीय ये टीम है, ये समिति है अशोक कुमार टंडन के निर्देशन में। ठीक है, अब ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे एक अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये सूचना और प्रसारण मंत्री है। अगर ये अनूप चंद्र पांडे के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो अभी ईसीआई में शामिल, पहले ये यूपी के क्या थे, जरा बताइएगा, उत्तर प्रदेश में ये क्या थे, क्या थे, ये भी बताइएगा आप। ये प्रश्न आज आपके लिए है, अनूप चंद्र पांडे पहले क्या थे, मैंने यूपी करंट वाले सेशन में किया था। एन कृष्णमूर्ति, नारायण कृष्णमूर्ति, इनका भी संबंध इन्फोसिस से है, इनके बारे में भी इतना जान लीजिए। ठीक है, तो आप अगर इसका भी पीडीएफ चाहते हैं और इसको डेली टेस्ट देना चाहते हैं, कल वीकली टेस्ट है, जिन लोगों को इसमें प्रतिभाग करना है, वो 109 के सब्सक्रिप्शन में ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग तैयार रहिए टेस्ट के लिए, 9:30 बजे आपका टेस्ट होगा। बाकी जीआईसी लेक्चरर, आरओ पीसीएस एग्जाम के लिए जो भी हमारी टेस्ट सीरीज है, उनका लाभ आप जरूर उठाएं। थैंक यू।